अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एंथैल्पी मेजरमेंट के हवाले से। एक चीज़ तो आपने पीछे वो जो 5-6 किस्म की एंथैल्पी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, उनसे आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। और पीछे हमने वो प्रूफ भी पढ़ा था, डेल्टा एच इज़ इक्वल टू क्यू वाला एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इन सारी बातों से अब आपको इतना तो अंदाज़ा हो गया होगा कि असल में एंथैल्पी चेंज जो है वो किसी भी रिएक्शन के अंदर खारिज या जज़ब होने वाली अमाउंट ऑफ हीट को कहते हैं। यानी जब भी कोई प्रोसेस रूनमा हो रहा हो, कोई रिएक्शन रूनमा हो रहा हो, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट उस रिएक्शन के अंदर खारिज हो रही हो या जज़ब हो रही हो, उसे हम साइंस की ज़ुबान में एंथैल्पी चेंज ही कहते हैं। और उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्यू की अलामत से ज़ाहिर करते हैं जो खारिज या जज़ब हो रही होती है, और उसी को हम एंथैल्पी चेंज यानी डेल्टा एच कहते हैं। तो अब किसी रिएक्शन के अंदर खारिज होने वाली या जज़ब होने वाली जो अमाउंट ऑफ हीट है, उसको किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या हम वो डेल्टा एच मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए ये दो मेथड आपकी बुक में जो है वो दिए गए हैं। एक ग्लास क्लोरीमीटर वाला मेथड है और एक बॉम्ब क्लोरीमीटर वाला मेथड है। तो सबसे पहले हम ग्लास क्लोरीमीटर जो है इसके हवाले से बात करेंगे। तो ग्लास क्लोरीमीटर जो है उसकी स्ट्रक्चर जो आपके सामने एक आर्जी तौर पे बनाई गई है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक डिब्बा नुमा या बॉक्स नुमा चीज़ होती है। ये उसकी बैरूनी बाउंड्री है और ये उसके अंदर एक कप नुमा चीज़ जो है वो मज़ीद अंदर रखी हुई आपको नज़र आ रही है। मतलब यूँ कह लें कि ये बाहर एक बॉक्स है और उसके अंदर ये एक कप की तरह की चीज़ जो है वो उसके अंदर जो है वो रखी गई है, और ऊपर से इसको बंद किया गया होता है यहाँ पे, मतलब ढक्कन की मदद से। तो ये समझ लें कि ये एक ढक्कन जो है वो इसके अंदर लगा होगा और उसके ज़रिए ये यहाँ पे बंद हो जाता है सारा। लेकिन इसके अंदर दो चीज़ों के लिए बहरहाल गुंजाइश जो है वो मौजूद होती है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं वो मैं आपको अभी इसमें बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये मैंने रास्ते यहीं से यानी इनको छोड़ा हुआ है कि एक यहाँ से रास्ता है और एक ये इस जगह से रास्ता है। तो यहाँ से दो चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर डाली जाएंगी, वो अभी हम उस पर बात करते हैं। तो आपकी बुक में जिस तरतीब से बात उसने लिखी है उसी तरतीब से हम बात को ज़रा आगे कंटिन्यू करते हैं। वो कहता है फॉर मोस्ट पर्पजेज एन ऑर्डिनरी ग्लास क्लोरीमीटर कैन बी यूज टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। फॉर मोस्ट पर्पजेज का मतलब है कि ज़्यादातर मकासद के लिए, ज़्यादातर काम जो हम करते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर, उनमें अगर हमने डेल्टा एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम ग्लास क्लोरीमीटर का तरीका ही इख्तियार जो है वो करते हैं। अब ये मैं ज़रा थोड़ा सा लफ्ज़ ग्लास से वजाहत कर दूं कि आम तौर पे जो लेबॉर्ट्री में ग्लास क्लोरीमीटर दस्तयाब होते हैं वो शीशे के बने हुए नहीं होते। ये बॉक्स जो है ये लकड़ी का ही होता है, लेकिन बहरहाल ये शीशे का भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि ऑपरेटर्स जो लेबॉर्ट्री में दस्तयाब है वो कंपनीज किस किस्म का बना के बेचती हैं। तो इसलिए वो एक जनरल टर्म ग्लास क्लोरीमीटर की मशहूर हो गई है इसके लिए। लेकिन ये लकड़ी का बॉक्स जो है आमतौर पे सादा लेवल पे जो लेबॉर्ट्रीज में ऑपरेटर्स दस्तयाब होता है उसमें ये बॉक्स लकड़ी का यानी वुडन होता है। ठीक है जी। तो बहरहाल वो कहता है ज़्यादातर मकासद के लिए डेल्टा एच वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ग्लास क्लोरीमीटर ही यूज़ होता है। दिस यूजुअल टाइप ऑफ क्लोरीमीटर इज बेसिकली एन इंसुलेटेड कंटेनर विद ए थर्मोमीटर एंड स्टिरर। वो कहता है ये जो आम मामूल का क्लोरीमीटर होता है ये एक इंसुलेटेड कंटेनर होता है। आपको पता है कि लकड़ी जो है वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो ये आमतौर पे इस तरह लकड़ी का बना हुआ ये एक कंटेनर है, इसलिए हम इसको इंसुलेटेड कंटेनर कहते हैं। और इसके अंदर दो चीज़ें आपको डालनी होती हैं। एक इसमें थर्मामीटर डाला जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक किस्म का मैंने अलामती तौर पे थर्मामीटर शो किया है कि ये थर्मामीटर इसमें डाला है मैंने। और एक इसके अंदर सोल्यूशन को हिलाने के लिए ये एक स्टिरर जो है वो डाला जाता है। तो ये समझ लें कि स्टिरर है जो मैंने इसके अंदर शो किया है, और ये जो है ये थर्मामीटर है जो इसके अंदर डाला गया है। वो कह रहा है जी कि रिएक्टेंट्स इन स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट्स आर प्लेस्ड इन द क्लोरीमीटर। अब आपने जो इसके अंदर रिएक्टेंट्स डालनी है उनकी स्टोइकोमेट्रिक मिकदार जो है वो इस कप के अंदर पहले आपने डाल देनी। मतलब ढक्कन समझ लें कि अभी ऊपर से खोला हुआ है आपने,
और आप ये जो अंदर कप है, इस कप के अंदर आप यहाँ पे समझ लें कि रिएक्टेंट्स जो है वो डालेंगे। अब रिएक्टेंट्स कौन सी डालनी है जी आपने? आमतौर पे ये बात याद रखना है कि जो ग्लास कैलोरीमीटर होता है वो जनरली इस्तेमाल होता है एसिड बेस रिएक्शन के दरमियान खारिज होने वाली जो अमाउंट ऑफ हीट होती है, जिसको आपने प्रीवियस लेक्चर में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के नाम से पढ़ा था। वो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आमतौर पे इससे कैलकुलेट की जाती है। तो लिहाजा आपने समझ लें कि इसके अंदर एसिड और बेस का सोल्यूशन जो होता है ना, वो इस कप के अंदर जो है वो डालना होता है, और फिर आपने जब वो रिएक्शन करेंगे एसिड बेस, तो उस अमल में जो खारिज होनी है अमाउंट ऑफ हीट, तो उसको आपने इससे कैलकुलेट करना होता है। तो इसलिए इसमें आपने वो कहता है कि स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट, यानी आप पहले एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। मसलन जैसे अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का रिएक्शन करवाने लगा हूं, तो इस रिएक्शन के अंदर NaCl और वाटर वगैरह बनना, तो ये आप देख सकते हैं कि 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड और 1 मोल HCl अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन मुझे चाहिए। तो इसी चीज को मैं कहूंगा कि ये मैंने स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट दोनों की जो है वो ले ली। तो वो कहता है कि जो आपने रिएक्टेंट्स यानी इसमें डालने हैं, सपोज एसिड या बेस वगैरह, तो वो आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जितनी जितनी मिकदार या क्वांटिटी उनकी चाहिए वो आपने इसके अंदर डाल देनी है जी। तो स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट्स आपने कैलोरीमीटर में डालनी है। एंड व्हेन द रिएक्शन प्रोसीड्स, और जब ये रिएक्शन आगे बढ़ता है, प्रोसीड होता है, तो हीट एनर्जी इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड विल ईदर वार्म और कूल द सिस्टम। तो इस बात पर डिपेंड करते हुए कि इस रिएक्शन के अंदर आया कि एनर्जी खारिज होनी है या जज़ब होनी है, उस हिसाब से ये सिस्टम जो है ये गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो ये आपने वैसे भी निशानी याद रखनी है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो तो सिस्टम गर्म हो जाया करता है। लिहाजा अगर ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो ये सिस्टम गर्म हो जाएगा, और अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस हो तो सिस्टम हमेशा ठंडा हुआ करता है। तो लिहाजा ये भी अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो इसमें सिस्टम जो है वो ठंडा होगा। तो इसलिए वो कहता है कि इस बात पर डिपेंड करते हुए कि आया कि इसमें हीट खारिज होनी है या जज़ब होनी है, तो ये सिस्टम या ठंडा होगा या गर्म होगा। The temperature of the system is recorded before and after the chemical reaction। आपने एसिड और बेस इसके अंदर मिक्स करने से पहले आपने पहले उनका सेपरेटली जो है वो टेम्परेचर नोट करना है। यकीनन मिक्स करने से पहले वो बाहर पड़े होंगे तो उनका टेम्परेचर जो है वो यकीनन सेम होगा, या फिर अगर सेम नहीं है तो उतनी देर उनको पड़ा रहने दें जितनी देर तक टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो मिसाल के तौर पर आपने उनको रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ था, तो इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर 25-25 डिग्री आ जाएगा। तो वो आपने नोट कर लेना है कि मिक्स करने से पहले जो इब्तदाई टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर है वो दोनों का इतना है। और उसके बाद जब आपने फिर बीच में मिक्स करना है दोनों को, तो भी आपने टेम्परेचर नोट करना होता है। ये आप देख सकते हैं कि थर्मामीटर इसीलिए लगाया गया है इसके अंदर कि जब ये मिक्स किए जाएंगे तो भी आपने फौरन टेम्परेचर जो है वो नोट करना शुरू कर देना है। The temperature of the system is recorded before and after the chemical reaction. Knowing the temperature change, the mass of reactants present and the specific heat of water, we can calculate the quantity of heat Q evolved or absorbed during the reaction। अब आप देखें इस फार्मूले पे गौर करें, वो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। मैं थोड़ा सा आपको ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दूं। बेसिकली जो उसने चीज़ें यहाँ पे बयान की हैं ये ज़्यादा डिटेल में नहीं वो लेके गया बात को, क्योंकि ये आपके FSC के प्रैक्टिकल के अंदर भी ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट करने का ये एक्सपेरिमेंट जो है वो शामिल है। तो इसमें करना ये होता है कि आपने ये M की वैल्यू भी निकालनी है। M क्या चीज़ है? मास ऑफ रिएक्टेंट्स। तो मास ऑफ रिएक्टेंट से मतलब ये है कि एक दफ़ा पहले आपने एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले इस खाली कैलोरीमीटर का वजन कैलकुलेट करना है। मिसाल के तौर पर इस खाली कैलोरीमीटर का वजन आ गया 150 ग्राम, और उसके बाद आपने इसके अंदर ये एसिड बेस सोल्यूशन डाल के ये एक्सपेरिमेंट सारा जो है वो मुकम्मल करना है। वो कैसे करना है उस पर अभी मैं बात करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट सारा मुकम्मल करना है, वो सोल्यूशन इसके अंदर फिर मौजूद होगा। जब एक्सपेरिमेंट सारा मुकम्मल हो गया तो आपने इस भरे हुए कैलोरीमीटर को फिर सोल्यूशन समेत उठा के एक दफ़ा फिर इसका वजन करना है। खाली का वजन आया था 150 ग्राम और भरे हुए का सपोज वजन आता है 180 ग्राम, तो इसका मतलब है कि वो जो 30 ग्राम इसके अंदर है वो सोल्यूशन का मास है, यानी कि रिएक्टेंट्स का मास है वो दूसरे लफ्जों में। तो वो आपने M की जगह पे वो मास ऑफ रिएक्टेंट्स फिर दर्ज करना होता है।
इसी तरह फिर आपने स्पेसिफिक हीट, जिसको एस कहते हैं, इसका जिक्र बायोलॉजी में भी गुजर चुका है, मैं इस पे अभी बात करता हूं कि ये क्या चीज होती, वो वैल्यू आपने पुट करनी है। और साथ तीसरी चीज जो है वो आपने पुट करनी है डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। वो चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकलेगा कि जैसे मैंने बात की कि एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले एसिड और बेस के सोल्यूशन का टेम्परेचर आपने नोट करना है। अगर वो रूम टेम्परेचर पे है दोनों, यानी कि सपोज इब्तदाई टेम्परेचर दोनों का 25 डिग्री है, तो फिर अब होगा ये कि जब आपने दोनों सॉल्यूशंस इसके अंदर डाल देने हैं तो दोनों एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो आस्ता आस्ता सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ेगा। आपने हर 30 सेकंड के बाद, अभी हम रीडिंग करेंगे तो वो जिक्र आएगा उसके अंदर, आपने हर 30 सेकंड के बाद ये सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो है वो नोट करी जाना होता है। तो आप देखेंगे कि जब एक मैक्सिमम लेवल तक टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये स्टिरर जो है इसकी मदद से सॉल्यूशन को आपने मुसलसल बीच में हिलाई जाना है और साथ थर्मामीटर की मदद से टेम्परेचर जो है वो आपने नोट करी जाना है। तो आप देखेंगे कि 25 डिग्री पहले इब्तदाई टेम्परेचर था दोनों का, फिर जब यहां मिक्स किया दोनों को तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ेगा 25.5, 26, 26.1, 26.2, इस तरह चलता जाएगा और एक हाईएस्ट लेवल पे जाके फिर वो टेम्परेचर रुक जाएगा। मिसाल के तौर पर 25 डिग्री से स्टार्ट हुआ तो सपोज वो 27.5 तक मैक्सिमम गया टेम्परेचर, तो इसका मतलब है कि आपने 27 में से 25.5 माइनस कर देना है, तो 2.5 डिग्री समझें कि चेंज इन टेम्परेचर है। तो डेल्टा टी की जगह पे आपने वो चेंज इन टेम्परेचर यानी कि 2.5 डिग्री जो है वो यहाँ पे पुट कर देनी है। तो इस तरह फिर ये तीन चीजों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड या एब्जॉर्ब्ड जो भी इस अमल में हो रही होगी वो निकल आएगी। लेकिन इसमें अब रिलीज्ड ही आएगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही। तो ये जो Q की वैल्यू है वो निकल आएगी और इस Q को ही हम केमिस्ट्री की जुबान में डेल्टा H कहते हैं और यही एंथैल्पी चेंज है जो असल में हम फाइंड करना चाह रहे थे इस अमल के अंदर। तो उसने यही चीज लिखी है कि नोइंग द टेम्परेचर चेंज, कि जब आप ये जान लेते हैं क्या ये टेम्परेचर चेंज यानी डेल्टा T, ये M यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट जो के अंदर मौजूद हैं, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यानी ये जो S की वैल्यू है जिसको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कहते हैं। जब ये तीन चीजें आपको पता चल जाती हैं तो वी कैन कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट Q इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड। तो उससे आपको ये अमाउंट ऑफ हीट Q जो है वो पता चलेगी कि कितनी एनर्जी खारिज या जज़ब हुई। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एसिड बेस रिएक्शन जो है उसमें अमूमन एनर्जी रिलीज ही हुआ करती है, इसलिए ज्यादा चांस यही है कि Q से मुराद एनर्जी रिलीज ही होगी और उसी को हम डेल्टा H भी कह सकते हैं। तो ये उसने 7 नंबर इक्वेशन के अंदर ये फार्मूला बता दिया। उसके बाद फिर वो कहता है कि ये जो M और S ये दो चीजों का प्रोडक्ट होता है, इसको हम एक्चुअली एक और अलामत से ज़ाहिर करते हैं जिसको C कहते हैं। तो ये नीचे उसने मतलब यही चीज अब बयान की है कि M से मुराद मास ऑफ रिएक्टेंट है, S से मुराद स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है या स्पेसिफिक हीट ऑफ रिएक्शन मिक्सचर है। और ये वाटर इसलिए कह रहा है कि एसिड बेस रिएक्शन में ये आबी महलूल की शक्ल में सारा कुछ बन जाना है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है उसमें ये NaCl और वाटर आप लिखा देख रहे हैं इन दोनों के रिएक्शन के नतीजे में, तो ये एक सारा आबी महलूल यानी एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। इसलिए हम इसमें वाटर जो है उसका नाम भी मैं मतलब ले रहा हूं कि ये S से मुराद स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, या आप इसको रिएक्शन मिक्सचर भी कह सकते हैं क्योंकि ये सारा कुछ आबी महलूल की शक्ल में। तो रिएक्शन मिक्सचर का S की वैल्यू या स्पेसिफिक हीट की वैल्यू जो है वो आपने यहाँ पे पुट करनी है। और फिर आखिरी डेढ़ लाइन में वो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, कि ये जो M और S का प्रोडक्ट है ये कहलाता है क्या, हीट कैपेसिटी, जिसको अलामती तौर पे हम C भी कहते हैं। अगले आर्टिकल में बाकायदा इसका अलामत भी लिखी हुई जो है वो आपको नजर आएगी। तो ये M और S का जो प्रोडक्ट है उसको हम C कहते हैं। तो इसकी जगह पे आप ये C लिख के भी इक्वेशन बना सकते हैं कि Q इज इक्वल टू C क्रॉस डेल्टा T, कि Q जो है वो C और डेल्टा T के प्रोडक्ट के बराबर है, यानी ये जो डेल्टा H है ये C और डेल्टा T के प्रोडक्ट के बराबर भी इसको कहा जा सकता है। तो ये तो हो गया यूं कह लें कि ग्लास कैलोरीमीटर के हवाले से जिक्र। ये जो स्पेसिफिक हीट, मैं बार बार लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, स्पेसिफिक हीट से मुराद ये होती है कि क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यानी हरारत की वो मिकदार जो हमें चाहिए किस मकसद के लिए, टू रेज टेम्परेचर ऑफ
1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री, यानी किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने के लिए, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, ठीक है जी, अगर 1 ग्राम उस सब्सटेंस का आपने ले लिया है, यानी 1 ग्राम सब्सटेंस ले लें कोई भी, और उसका टेम्परेचर अगर आपने 1 डिग्री बढ़ाना है, तो उस दौरान जितनी अमाउंट ऑफ हीट आपको चाहिए, जितनी अमाउंट ऑफ हीट आपको रिक्वायर्ड होगी उस 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, तो उसे हम साइंस की जुबान में स्पेसिफिक हीट कहते हैं। उसके बाद हम बात आगे बढ़ाते हैं जी, ये दूसरा जो कैलोरीमीटर है जिसको हम बॉम्ब कैलोरीमीटर कहते हैं, इसकी भी एक रफ सी डायग्राम जो है वो मैंने आपके सामने बनाई है। ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जैसे घरों में वो गैस के सिलेंडर यूज होते हैं, ये बिल्कुल उस टाइप की चीज है जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये एक सिलेंडर की तरह की चीज है, आमतौर पे ये स्टील वगैरह का आप यूं कह लें कि बना हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा इसको साथ भी रीड करें और साथ इसको समझें। ये ऊपर यहाँ पे इसको बंद करने के लिए ये वॉल्व सा जो है वो यहाँ पे एक लगाया गया होता है, जिसकी मदद से इसको ऊपर से कसा जा सकता है पेच वगैरह लगा के। अच्छा, वो कहता है बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है ये अमूमन इस्तेमाल होता है फॉर एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, यानी जैसे ये आपको मैंने बताया था कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड करने के लिए ग्लास कैलोरीमीटर इस्तेमाल होता है, इसी तरह बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। किसकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन? वो कहता है किसी फूड मटेरियल की, जैसे ग्लूकोज वगैरह हो गया, फ्यूल की जैसे कोयला वगैरह या पेट्रोल वगैरह, या कोई दीगर कंपाउंड जिसको आप बर्न कर सकते हैं जैसे अल्कोहल वगैरह। तो इस तरह की कोई भी शय जो है उसकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन अगर आपने फाइंड करनी है तो ये फाइंड किया जा सकता है। डायग्राम में वो कहता है बॉम्ब कैलोरीमीटर आपको दिखाया गया है, ये एक सिलेंडर नुमा चीज है जो कि स्टील के बनी हुई एक मजबूत वेसल की तरह की यानी कि लगती है हमें, लाइंड इनसाइड विद एनामल टू प्रिवेंट क्रोजन, और इसकी अंदरूनी जो दीवारें होती हैं उसके ऊपर जैसे पेंट किया गया होता है ना, इस तरह वो कहता है एनामल की तय लगाई गई होती है। एनामल का मतलब भी रंग करना, पेंट करना, यानी इन्हीं मानों में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो इसकी अंदरूनी दीवारों पे पेंट की एक लेयर लगी होती है ताकि इसको जंग ना लग सके। असल में अभी हम आगे पढ़ेंगे ना, तो इसको बेसिकली पानी के अंदर डुबोना होता है, तो इसलिए जंग लगने का खदशा होता है जब आप एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट करते हैं, ज़रा देर तक इसको इस्तेमाल करते हैं। तो लोहे की चीज़ जो है वो आपको पता है, या स्टील की चीज़ जो है वो वक्त के साथ साथ आस्ता आस्ता उसकी क्रोजन यानी जंग लूदगी स्टार्ट हो जाती, लिहाजा उससे अवॉइड करने के लिए इसके एनेमल की लेयर जो है वो लगी होती है। अ नॉन मैस अबाउट 1 ग्राम ऑफ द टेस्ट सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन द प्लैटिनम क्रूसिबल इनसाइड द बॉम्ब। आप देख सकते हैं कि आपकी बुक में इस तरह करके एक सफेद रंग की छोटी सी डिब्बी जो है वो आपको बॉटम में बनी नजर आएगी। इसकी बात कर रहा है, इसको क्रूसिबल कह रहा है वो। ये जिन लोगों ने सेकंड चैप्टर पढ़ा है उनको याद होगा कि हमने क्रूसिबल का लफ्ज जो है गूज क्रूसिबल और सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल ये सेकंड चैप्टर में भी पढ़े थे। तो इस तरह वो कहता है कि आपने जिस सब्सटेंस की एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन फाइंड करनी है उसकी एक वजन शुदा मिकदार तकरीबन 1 ग्राम लेके आपने वो इस क्रूसिबल के अंदर समझ लें कि यहाँ पे जो है वो डाल देनी है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर वो कहता है कि द लिड इज सिक्रूड ऑन, और आपने ये ढक्कन जो है वो ऊपर से कस देना है। सिक्रूड ऑन का मतलब है कि जैसे पेच कसते हैं ना किसी चीज का, इस तरह आपने लिड यानी ढक्कन जो है वो ऊपर से उसको कस देना है टाइटली। एंड ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड इन थ्रू ए वॉल्व, और इसके साथ एक वॉल्व सा भी लगा होता है जिसके जरिए आपने अंदर ऑक्सीजन जो है वो मुहैया करनी होती है। वो वॉल्व जो है वो आप यूं कह सकते हैं कि जैसे ये साइड पे समझ लें कि मैंने रास्ता रखा हुआ है, तो यहां से समझ लें कि आप इसको वॉल्व कह सकते हैं। तो यहां से ऑक्सीजन आपने इसके अंदर जो है वो मुहैया करनी है, क्योंकि जलने जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लिहाजा उस वॉल्व के जरिए ऑक्सीजन जो है वो आप इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर वो कहता है कि ऑक्सीजन आपने अंदर प्रोवाइड करनी है थ्रू ए वॉल्व अंटिल द प्रेशर इनसाइड इज अबाउट 20 एटमॉस्फेयर, जब तक कि उस ऑक्सीजन का दबाव अंदर जो है वो तकरीबन 20 एटमॉस्फेयर तक ना हो जाए, तब तक आपने वो ऑक्सीजन अंदर प्रोवाइड करनी है। जब वो 20 एटमॉस्फेयर हो जाएगा फिर आपने ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो रोक देनी।
आफ्टर क्लोजिंग द सिक्लू वाल्व, फिर वो ऑक्सीजन वाला वाल्व जो है उसको बंद करने के बाद और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो रोक देने के बाद फिर वो कहता है जी कि आपने क्या करना है, आपने उसको बॉम्ब को इमर्स्ड यानी कि डबो देना है इन ए नॉन मैस ऑफ वाटर इन ए वेल इंसुलेटेड कैलोरीमीटर। ये एक बाहर आपको डिब्बा सा नजर आ रहा है, वो बेसिकली इसकी बात कर रहा है कि आपने फिर इस बंद डिब्बा नुमा कैलोरीमीटर के अंदर देन आपने इस बॉम्ब कैलोरीमीटर को इमर्स कर देना है यानी कि डबो देना है। तो ये पानी जो है वो इसके अंदर समझ लें कि आपने भरा हुआ है और आपने इस पानी के अंदर जो है वो बॉम्ब कैलोरीमीटर को इमर्स कर देना है। और ये इसके अंदर आप देख सकते हैं कि रास्ता छोड़ा हुआ है, यहाँ से आपने उस पानी का टेम्परेचर नोट करने के लिए थर्मामीटर जो है वो डाला होगा और बाकी इसमें इधर से जो है वो स्टिरर भी बीच में आपने डाल देना है ताकि पानी को मुसलसल जो है वो स्टिर किया जाए यानी कि हिलाया जाए। वो कहता है कि आफ्टर क्लोजिंग द सिक्रू वाल्व बॉम्ब कैलोरीमीटर इज इमर्स्ड, कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई वाला वाल्व बंद करने के बाद देन आपने बॉम्ब कैलोरीमीटर को पानी की एक वजन शुदा मिकदार जो है उसमें डिप कर देना, डबो देना है ताकि यानी कि काम जो है वो आगे प्रोसीड किया जा सके। तो पानी की एक वजन शुदा मिकदार के अंदर बॉम्ब कैलोरीमीटर को डिप कर देना है और देन वो कहता है कि इट इज अलाउड टू अटेन ए स्टेडी टेम्परेचर, और उसको थोड़ी देर के लिए आपने पड़ा रहने देना है ताकि वो एक स्टेडी टेम्परेचर या एक हमवार टेम्परेचर जो है वो पानी का हमें हासिल हो जाए। द इनिशियल टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय यूजिंग द थर्मोमीटर प्रेजेंट इन द कैलोरीमीटर। आपने फिर जनाब कैलोरीमीटर के अंदर ऐसे थर्मामीटर लगा के तो आपने इब्तदाई तौर पे जो पानी का टेम्परेचर है वो नोट कर लेना है। जैसे कि आपने ग्लास कैलोरीमीटर में भी पहले वो एसिड बेस सॉल्यूशंस का टेम्परेचर नोट किया था, इसी तरह आपने इसका इब्तदाई टेम्परेचर सपोज जैसे मैंने कहा कि 25 डिग्री है तो आपने वो नोट कर लेना है कि इब्तदाई टेम्परेचर इसका क्या है। देन उसके बाद वो कहता है जी कि द टेस्ट सब्सटेंस इज देन इग्नाइटेड इलेक्ट्रिकली बाय पासिंग द करंट थ्रू द इग्निशन कॉइल। ये जो आपने डिब्बी सी इसमें देखी जिसमें टेस्ट सब्सटेंस आपने डाला हुआ है जिसको आपने बर्न करना है, तो इसके अंदर ऐसे स्प्रिंग लगे होते हैं जैसे बिल्कुल वो उसके अंदर हीटर जो होता है इलेक्ट्रिक हीटर उसके अंदर लगे होते हैं। तो आपने इस स्प्रिंग की मदद से यानी कि करंट मुहैया करके तो आपने उस करंट के जरिए ये जो टेस्ट सब्सटेंस इस डिब्बी के अंदर डाला था क्रूसिबल के अंदर उसको आपने जलाना है। इग्नाइट का मतलब जलाना, बर्न करना, इलेक्ट्रिकली का मतलब होता है करंट की मदद से। आपने करंट की मदद से इस डब्बी के अंदर जो वो टेस्ट सब्सटेंस डाला है उसको बर्न करना है। एंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज which is stirred continuously is recorded at 30 second interval। और आपने ये जो पानी जिसके अंदर सिलेंडर को डुबोया हुआ है आपने हर 30 सेकंड के बाद इसका टेम्परेचर जो है वो नोट करना है। जैसे मैंने कहा वो 25 डिग्री पहले शुरू में अगर था तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये टेस्ट सब्सटेंस बर्न होगा वैसे वैसे इस सिलेंडर ने गर्म होना है, और चूंकि सिलेंडर को आपने पानी में डुबोया हुआ है तो इसलिए पानी का टेम्परेचर भी आस्ता आस्ता जो है वो बढ़ना है। तो आपने हर 30 सेकंड के बाद ये टेम्परेचर जो है वो नोट करना है। तो ये 25 से आगे 25 से 5, 25 से 6, 25 से 7 इस तरह ये टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता जाएगा और अपने एक मैक्सिमम लेवल तक जाके फिर रुक जाएगा। और फिर उसके बाद वही फार्मूला जो आपने पीछे पढ़ा था Q इज इक्वल टू C क्रॉस डेल्टा T वाला, तो उस फार्मूले की मदद से या Q इज इक्वल टू M ज़रब S ज़रब डेल्टा T यानी इस फार्मूले की मदद से फिर आपने Q यानी कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज या एब्जॉर्ब जो है वो कैलकुलेट कर लेनी। तो वो यही बता रहा है कि फ्रॉम द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कि अब आपके पास जो टेम्परेचर में इजाफा आप नोट करेंगे, मसलन जैसे 25 से शुरू हुआ और सपोज 27 डिग्री तक गया तो ये 2 डिग्री जो है वो समझ लेंगे डेल्टा टी है जो यहाँ पे आपने नोट किया। तो आपने फिर वो जो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर है यानी डेल्टा टी उसकी मदद से, और इसी तरह हीट कैपेसिटी यानी कि C जो है जो कि किलो जॉल पर केल्विन के यूनिट में हम बॉम्ब कैलोरीमीटर की बयान करते हैं, इसमें बॉम्ब कैलोरीमीटर भी शामिल है और वाटर वगैरह भी शामिल है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो कहता है फिर आप Q अमाउंट ऑफ हीट जो खारिज होनी है वो आप इसमें बयान करेंगे। अब इसमें हीट कैपेसिटी जो है उसको उसने आखिर में जाके डिफाइन किया। मैंने स्पेसिफिक हीट की तो डेफिनेशन एक आपको बता दी थी कि 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर
1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें रिक्वायर्ड है उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो हीट कैपेसिटी किसी सिस्टम की जो है उसको भी वो डिफाइन कर रहा है कि क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 केल्विन, कि 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करना है अगर आपने किसी भी सब्सटेंस का, किसी सिस्टम का, तो क्वांटिटी ऑफ हीट जितनी आपको चाहिए किसी सब्सटेंस या किसी बॉडी या किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 केल्विन चेंज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट आपको चाहिए होगी उसे हम साइंस की जुबान में हीट कैपेसिटी यानी कि सी जो है वो कहते हैं। तो ये 2 मेथड्स थे, एक बॉम्ब कैलोरीमीटर और एक ग्लास कैलोरीमीटर, जिनकी मदद से आप डेल्टा एच या एंथैल्पी चेंज जो है वो किसी बॉडी या किसी सब्सटेंस की वो मेजर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी टेक्निक्स साइंस के अंदर और होंगी या हो सकती हैं, लेकिन ये है कि बहरहाल ये 2 ज़रा सिंपल टेक्निक्स हैं जिन पे आपकी बुक में उसने ज़रा तफसीली बात की है।